नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता आपका वीकेजी फ्यूजन पर स्वागत करता हूं। स्मार्ट क्लासेस विद एनिमेशन। हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको एनिमेशन के द्वारा सरलतम तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, और उसी कड़ी में आज हम अगली क्लास लेकर के आए हैं सांद्रताओं की गणना करना। क्योंकि विलियन हमने शुरू कर दिया था। विलियन के पहले पार्ट में हमने पढ़ाई की थी कि विलियन का सामान्य परिचय क्या है और विलियन का वर्गीकरण क्या है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। और अब विलियन की सांद्रता की गणना किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। बड़े प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि बच्चों के पास ये पहुंच सके। और निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो विलियन की सांद्रता की गणना हम यहां पर करने जा रहे हैं। विलियन की सांद्रता क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसकी बात करें कि विलियन है कोई भी, उसकी निश्चित मात्रा हमारे को दी हुई है, तो उसमें विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है उसे ही सांद्रता कहा जाता है। अर्थात विलियन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को ही विलियन की सांद्रता के नाम से जानते हैं। हम सांद्रता ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास है, तो उन कुछ तरीकों की बात हम यहां पर करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से सांद्रताएं हम ज्ञात कर सकते हैं। हाल फिलहाल हम मुख्यतया दो तरीकों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहली विधि है गुणात्मक विधि और दूसरी विधि है मात्रात्मक विधि। गुणात्मक विधि इतनी ज्यादा इफेक्टिव या न्यूमेरिकल पर्पज से चलन में नहीं है, यह सिर्फ दैनिक बोलचाल की भाषा से ही चलन में है। क्योंकि गुणात्मक विधि में हमें विलेय की मात्रा प्राप्त नहीं होती है, हम सिर्फ उस विलियन के बारे में दो बातें बोल सकते हैं कि या तो विलियन तनु होगा या विलियन सांद्र होगा। अर्थात तनु विलियन और सांद्र विलियन गुणात्मक विधि के द्वारा हम बता सकते हैं। लेकिन अब तनु विलियन और सांद्र विलियन किसे कहते हैं? तनु विलियन क्या होता है? वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो वो तनु विलियन कहलाता है, और जिसमें विलेय की मात्रा तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है उसे हम सांद्र विलियन कहते हैं। लेकिन ये दोनों टर्म बड़े कंफ्यूजिंग है विद्यार्थियों। इस कंफ्यूजन को मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने एक गिलास ले लिया है, उसमें हमने 100 ग्राम पानी रखा है और उसमें हमने 1 चम्मच चीनी की इसके अंदर घोल ली है। तो इस प्रकार से हमारा विलियन तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हम दूसरा गिलास लेते हैं और उस दूसरे गिलास में हम 1 के बजाय 2 चम्मच चीनी के इसके अंदर हम डालते हैं। 2 चम्मच चीनी के डालने के बाद अब हमारे को ये दोनों विलियन प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों विलियनों में से पहला विलियन हमारा तनु विलियन कहलाएगा और दूसरा विलियन सांद्र विलियन कहलाएगा, क्योंकि पहले में विलेय 1 ही चम्मच है जबकि दूसरे विलियन में विलेय की 2 चम्मच उपस्थित है। लेकिन अब कंफ्यूजिंग मैटर क्या है इसमें? कंफ्यूजिंग मैटर यह है कि हम मान लीजिए एक तीसरा गिलास भी ले लें, और जब एक तीसरा गिलास ले लें तो अब हमने उसमें 3 चम्मच शक्कर उसके अंदर घोली है। तो तीसरे गिलास में 3 चम्मच शक्कर की हम घोल लेते हैं, और 3 चम्मच शक्कर घोलने के बाद अब ये जो विलियन प्राप्त होता है यह विलियन सांद्र विलियन होगा। अब देखिए आप ध्यान से बच्चों, दूसरे गिलास का जो विलियन था वो पहले गिलास के सापेक्ष तो सांद्र था, क्योंकि पहले की तुलना में इसमें 2 चम्मच चीनी की है। जबकि तीसरे गिलास से हम इसकी तुलना करें तो तीसरे ग्लास की तुलना में दूसरे ग्लास की सांद्रता कैसी हो जाएगी? ये तनु विलियन हो जाएगा और तीसरा ग्लास हो जाएगा सांद्र विलियन। अर्थात जो दूसरा ग्लास है वह तनु भी है और सांद्र भी है। पहले ग्लास के हिसाब से तो सांद्र है और तीसरे ग्लास के हिसाब से तनु। तो इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर होता है, इसीलिए इसका हम न्यूमेरिकल्स में कोई इसका महत्व नहीं है, सिर्फ दैनिक बोलचाल की भाषा से ही इसका उपयोग किया जाता है। तो दूसरी मात्रात्मक विधि की बात हम करते हैं। मात्रात्मक विधि नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव मेथड है, और क्वांटिटेटिव मेथड में हम इसकी, यहां स्पेलिंग गलत है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है जिसमें हम इसकी मात्रा भी ज्ञात कर लेते हैं कि विलियन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है।
अब मात्रा याद कर लेते तो मात्रा हम किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं। उस आधार पर मुख्यतः मात्रात्मक विधि को दो भागों में हमने बांटा है। एक है भार आयतन मात्रक, जिसमें विलेय को हम भार अर्थात ग्राम में लेते हैं और विलायक या विलयन को हम आयतन में लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है भार भार मात्रक, जिसमें विलेय और विलायक दोनों को ही और विलयन भी भार में ही लिया जाता है। वेट मात्रक इसको कहा जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ भार आयतन मात्रक यानी वेट वॉल्यूम मात्रक के बारे में। वेट वॉल्यूम मात्रक तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतया, जिसमें सबसे पहला है नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल एन होता है, बड़े एन से इसको लिखा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है मोलरता या मोलेरिटी, जिसको कैपिटल एम से लिखा जाता है। और तीसरा है फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी, जिसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के भार आयतन मात्रक है और इन तीनों मात्रकों में विलयन का आयतन लीटर में लिया जाता है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये जो तीनों ही मात्रक है ये तीनों ही ताप पर निर्भर मात्रक है, क्योंकि इसमें हमने विलयन का आयतन लिया है। अब ताप पर निर्भरता को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक पात्र ले लिया, उसमें 5 मोल विलेय हमने घोल करके विलयन को 1 लीटर बना लिया है। तो अब ये हमारा जो विलयन होगा इसका सांद्रता हो जाएगी 5m यानी 5 मोलर। ये हमने विलयन बनाया ठंडे दिनों में। लेकिन जब गर्मी आती है, गर्मी आने पर विलयन जो कि आयतन में है, गर्मी पाकर के उसके अणु फैलते हैं और विलयन का आयतन बढ़ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर विलयन का आयतन 1 के बजाय 1.01 लीटर हो गया है। तो उस कंडीशन में फिर मोलरता का मान यहाँ पर कम हो जाएगा और लगभग 4.95 मोलर ही ये रह जाता है। तो इस प्रकार से ठंडे दिनों में तो मोलरता अलग मिल रही है, गर्म दिनों में मोलरता अलग मिल रही है। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग मोलरता मिलने के कारण आजकल इनका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया है। अब हम तीनों के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलता की या नॉर्मेलिटी। इसकी परिभाषा बड़ी सामान्य सी है कि 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं उसी को नॉर्मलता कहा जाता है। सूत्र के रूप में हम इसको देखें तो नॉर्मलता बराबर है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और विलयन का आयतन बटे में हम ले लेते हैं, जो कि आयतन हमेशा लीटर में लिया जाता है। ये ध्यान रखना है, चाहे नॉर्मलता हो, मोलरता हो या फॉर्मलता हो, उसमें विलयन का आयतन तो लीटर में ही लेना है। तो विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और इस प्रकार से नॉर्मलता की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई बार विलयन का आयतन लीटर में न दे करके मिलीलीटर में दिया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में ये वाला सूत्र हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। लेकिन जब मिलीलीटर में है तो जैसे कि परिभाषा है हमेशा विलयन को लीटर में लेना है, तो इस मिलीलीटर को हमारे को लीटर में बदलना पड़ेगा और लीटर में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देते हैं तो 1000 ऊपर जाकर के और गुणा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा भी हम नॉर्मलता की गणना कर सकते हैं। नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका मात्रक होता है। लेकिन अब विद्यार्थियों समस्या यह है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करें, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना थोड़ा सा आसान नहीं है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला और है, विलेय का ग्राम में भार जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में दिए हुए होंगे और विलेय का तुल्यांकी भार, अर्थात जो विलेय का ग्राम में भार है उसमें उसके तुल्यांकी भार का भाग दे दीजिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन फिर एक समस्या आपके सामने है कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करें। तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए फिर एक और सूत्र का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विलेय का तुल्यांकी भार क्या है, विलेय का अणुभार। अणुभार तो आप निकाल सकते हैं, कोई भी सूत्र आपको दिया हुआ है उस सूत्र में सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ दीजिए, आपको अणुभार प्राप्त हो जाता है। और उस अणुभार में या तो जो भी विलेय आपको दिया हुआ है उस विलेय यदि वो लवण है या आयन है तो उसके ऊपर आवेश की मात्रा कितनी है वो आवेश की मात्रा का भाग दे देंगे। यदि आपको वो अम्ल दिया हुआ है
तो वो अम्ल के द्वारा कितने हाइड्रोजन जलीय विलयन में त्यागे जाते हैं उसका भाग दे लीजिए, या क्षार है तो जलीय विलयन में कितने हाइड्रोक्साइड आयन उपलब्ध कराता है उसका भाग दे लीजिए। अर्थात अणुभार में हम इनका भाग दे लें तो हमारे को तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। बड़ा आसान है। एक बार यदि आपको तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाए तो इसका मान आप यहां पर रख करके और ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो आप नॉर्मलता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए मैं 2-3 उदाहरण आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करने के बता रहा हूं। ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण में अमोनियम आयन का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है। NH4+ आयन है। अब NH4+ आयन है तो सबसे पहले तो आपको इसका अणुभार निकालना है विद्यार्थियों, और NH4 है तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, और एक नाइट्रोजन का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए वो 14 होता है, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। इस तरह से 4 हाइड्रोजन परमाणु आपके पास है तो यहां पर हो गया 14 + 4 अर्थात 18। तो इस प्रकार से अणुभार यहां पर हमारे को प्राप्त हो जाता है 18। आवेश यहां पर दिया हुआ है, चाहे धनावेश हो ऋणावेश हो यह कोई मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ उसकी संख्या देखनी है कि धनावेश है तो कितना है, ऋणावेश है तो कितना है। तो यहाँ आवेश 1 है इसलिए आवेश का मान हमने रख दिया 1। अब इसको हम सूत्र में वैल्यू रख देते हैं कि विलेय का तुल्यांकी भार अणुभार बटे आवेश की मात्रा, तो अणुभार 18 आवेश की मात्रा 1, तो हमारे को यहाँ पर अमोनियम आयन का तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है 18। बड़ा आसान सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालें। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, यहां यदि हम इसको आयनाइज करें तो कैल्शियम Ca2+ और कार्बोनेट CO3 2- होता है, अर्थात यहां पर कुल मिलाकर के आवेश होते हैं 2। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप इसके अणुभार की गणना कीजिए। कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48। तो यहां पर कुल मिलाकर जोड़े हम तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार हमारे को प्राप्त हो जाता है 100, और इस पर आवेश हमने देखा 2 होता है। तो इस प्रकार से सूत्र में 100/2 अर्थात अणुभार बटे आवेश करें तो हमारे को प्राप्त हो जाता है 50, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 50 होता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल धरातल से आप समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ 2-4 उदाहरणों की और प्रैक्टिस आप घर पर कीजिए, आपको बहुत आसानी से तुल्यांकी भार निकालना प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब ये अम्ल है और अम्ल के द्वारा 2 हाइड्रोजन त्यागे जाते हैं, H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन ये त्यागता है, इसीलिए इसके आवेश 2 हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका अणुभार निकालते हैं। 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 64, यानी कुल मिलाकर के 98 अर्थात 98 अणुभार यहाँ पे प्राप्त होता है, जबकि आवेश का मान यहाँ पर 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विलेय का तुल्यांकी भार हम निकालें तो 98/2 अर्थात आपको 49 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तुल्यांकी भारों को आप आसानी से गणना कर सकते हैं और नॉर्मलता निकाल सकते हैं। नॉर्मलता के बाद अब हम बात करते हैं मोलरता की। मोलरिटी इसको कहा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह M होता है, और यदि मान लीजिए किसी भी विलयन में 1 मोल विलेय हमने घोला है तो उसकी मोलरता हो जाती है 1 मोलर। हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल, सामान्यतः ग्राम मोल कहा जाता है लेकिन बोलचाल की भाषा में हम इसको मोल भी बोल देते हैं। तो 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम मोल या मोल उपस्थित है वही उसकी मोलरता कहलाती है। तो सूत्र के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, मोलरता M बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। आयतन तो हमेशा लीटर में आएगा विलयन का, तो मोल बटे आयतन आ जाता है। यदि आयतन फिर लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो उसी प्रकार से हम 1000 का गुणा यहाँ पर ऊपर कर देते हैं। तो इस प्रकार से मोलरता का सूत्र प्राप्त हो जाता है। यहां पर फिर हमारे पास समस्या है कि विलेय के मोल कैसे ज्ञात करें। विद्यार्थियों, कक्षा 11 में हमने ये सारी सांद्रताएं भी पढ़ ली है, मोल निकालना ही पढ़ लिया, लेकिन फिर भी दोबारा मैं बता देता हूं कि मोल कैसे ज्ञात करते हैं। तो मोल ज्ञात करने से पहले मोलरता का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर, अर्थात कि 1 लीटर विलयन में कितने मोल घुले हुए हैं, तो वही मात्रक इसका हो जाता है। विलेय के मोल निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र है, विलेय का ग्राम में भार जो कि किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ होगा, और विलेय का अणुभार यानी ग्राम में भार जो दिया हुआ है उसमें अणुभार का भाग लगा दीजिए, आपको विलेय के मोल
प्राप्त हो जाएंगे। बड़ा आसान है। तो विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करें? मैंने आपको पहले बता दिया है कि सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ दीजिए, आपको अणुभार प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से मोलरता है। एक सवाल के द्वारा, एक क्वेश्चन के द्वारा हम इस मोलरता को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सवाल है कि 4 ग्राम NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, यानी मोलरता निकालनी है। अब देखिए यहां पर दिया क्या है, आप इस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले विलेय हमारे को दिया हुआ NaOH, और NaOH का सबसे पहले हमारे को निकालना है अणुभार। इसमें सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कुल मिलाकर अणुभार हमारे को प्राप्त होता है 40। और ग्राम में भार भी दिया हुआ है विलेय का 4 ग्राम, अर्थात विलेय का ग्राम में भार हो गया 4 ग्राम। दोनों चीज हमारे को प्राप्त हो गई है। अब विलेय के मोल निकालना जरूरी है। पहले विलेय के मोल की गणना करते हैं, और विलेय के मोल का सूत्र ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार 4 दिया हुआ है, अणुभार 40 आ गया है, तो दोनों का भाग लगाएंगे तो 0.1 मोल हमारे को यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। मोलों की गणना होने के बाद अब बड़ा आसान हो गया है। आप सूत्र में मान रख दीजिए, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये आपका सूत्र है। तो विलेय के मोल हो गए आपके 0.1, जैसा कि आपने निकाला है, और विलयन का आयतन हो गया आपका 500 ml, मिलीलीटर में दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो इसको लीटर में बदलना है, और लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए ऊपर हम 1000 से गुणा कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारे को यहां पर वैल्यू प्राप्त हो जाती है 0.2 मोलर। तो इस तरह से हमारे को 0.2 मोल प्रति लीटर यहां पर मोलरता प्राप्त हो जाती है। अब तीसरी सांद्रता पे हम चलते हैं, वो है फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी, जिसको कैपिटल F से लिखा जाता है। अब इसकी परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या। विलयन तो वही 1 लीटर लेना है, लेकिन यहां विलेय का ग्राम सूत्र भारों की संख्या हम लेते हैं, तो उसे ही फॉर्मलता कहा जाता है। अब फॉर्मलता का उपयोग मुख्यतया आयनिक यौगिकों के लिए शुरू किया गया था। आयनिक यौगिकों में जब जल में घोला जाता है आयनिक यौगिकों को, तो वो आयनों में टूट जाते हैं, अलग अलग एंटिटीज बन जाती है। तो इसीलिए उनका मोल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट तरीका इजाद किया गया और फॉर्मलता शब्द यहां पे लाया गया, और इसमें ग्राम सूत्र भारों की संख्या की गणना की गई। तो इस प्रकार यह राशि आयनों के लिए काम में ली गई मुख्यतया, और कई बार जब विलायक के अंदर विलेय संगुणित हो जाता है तो उस स्थिति में भी फॉर्मलता का उपयोग किया जाता है। यह हम इसी चैप्टर में आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि संगुणन क्या होता है। हाल फिलहाल इसका सूत्र हम देखें। फॉर्मलता, जिसको कैपिटल F से लिखा जाता है, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो लीटर में। लेकिन फिर समस्या आपके सामने कि ग्राम सूत्र भार कैसे निकालें। ग्राम सूत्र भार निकालने का छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का सूत्र भार। ग्राम में भार तो आपको दिया हुआ होगा ही, और विलेय का सूत्र भार, हम यहां इसको अणुभार नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना, हम इसको यहां बोल रहे हैं सूत्र भार, क्योंकि आयन अणु के रूप में नहीं रहता है, वो आयनों के रूप में वियोजित रहता है, इसीलिए सूत्र भार शब्द का उपयोग किया जा रहा है। विलेय का सूत्र भार क्या होता है? आयनिक यौगिकों में तो जो उसका दोनों आयन है उनको जोड़ देंगे, उनके जोड़ करके जो भी हमारे को भार प्राप्त होगा वो उसका सूत्र भार कहलाएगा। या संगुणित हो जाता है विलेय यदि विलयन के अंदर, तो उसका असामान्य अणुभार कितना होता है, वही विलेय का सूत्र भार भी कहलाता है। अब देखो ये असामान्य अणुभार क्या है, मैं अभी इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, हम इसी चैप्टर के अंत में इस असामान्य अणुभार के बारे में एक अलग टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे, तब वहां पर मैं आपको अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा। तो इस तरह से फॉर्मलता है, और फॉर्मलता के बाद अब हम बात करते हैं भार भार मात्रक की, जिसमें विलेय भी भार में दिया हुआ है और विलायक या विलयन भी भार में दिया हुआ होता है। ये मुख्यतः दो होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोललता और दूसरा होता है मोल भिन्न। अब इन दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मोल भिन्न क्या है और मोललता क्या है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोललता की, या इसको मोलेलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आप ध्यान रखना, स्मॉल एम होता है। मोलरता जो होती है, मोलेरिटी, उसका तो प्रतीक चिन्ह कैपिटल एम होता है, लेकिन मोललता का प्रतीक चिन्ह स्मॉल एम होता है। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं
1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब आप देखिए मोलरता और मोलरता में मात्र थोड़ा सा अंतर है। यहां पर हम 1 किलोग्राम ले रहे हैं, वहां हम लीटर में ले रहे थे, यहां किलोग्राम में ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना यहां हम विलायक को लेते हैं, जबकि मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता जो भी हमने पढ़ी थी उसमें हमने विलियन को लीटर में लिया था। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, ये चीज ध्यान रखना। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता या मोलेलिटी कहा जाता है। और इसका सूत्र है विलेय के मोल उसी प्रकार से, लेकिन बटे में विलायक का भार ले लिया जाता है और वो भी किलोग्राम में। तो मोलरता और मोललता में इतना ही अंतर है। यदि किलोग्राम में नहीं दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो आप उसको किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे, जो कि ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से विलेय के मोल गुणा 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में आपको मोललता ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब इसमें जो मात्रक होगा वो मोल प्रति किलोग्राम होगा। मोलरता में तो मात्रक था मोल प्रति लीटर, जबकि मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब विलेय के मोल तो हमने पढ़ ही लिए हैं कि ग्राम में भार बटे अणुभार लगा करके विलेय के मोल की गणना की जा सकती है, और अणुभार की गणना सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ करके हम कर सकते हैं। अब एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मोललता और मोलरता में अच्छी मात्रक कौन सा है, किसका उपयोग हमें करना चाहिए, ज्यादा उपयुक्त है। तो मैं आपको बता दूं, मोललता जो मोलेलिटी है, स्मॉल m है, यह ज्यादा अच्छा और उपयोगी मात्रक है। उसका कारण एक ही है कि इसमें हम विलायक का भार लेते हैं किलोग्राम में। अतः चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इसके भार में कोई अंतर नहीं आता है। अतः मोललता का जो मान होगा वह सर्दी गर्मी में समान बना रहता है। इसीलिए हमारी कोई भी कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसीलिए मोललता ज्यादा उपयोगी है। अब हम बात करते हैं मोल भिन्न की। मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है, और इसकी सिंपल सी परिभाषा है, ये भी कक्षा 11 में हमने पढ़ लिया है वैसे डिटेल में, कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव या घटक। अब देखो अवयव या घटक क्या है, कोई भी विलयन है उसमें या तो विलेय होंगे या विलायक होंगे, तो वो इसके अवयव या घटक कहलाते हैं। तो विलयन में उपस्थित किसी अवयव या घटक के मोल तथा पूरे विलयन के कुल मोलों का जो अनुपात है उसे ही मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज के नाम से जाना जाता है। मोल फ्रैक्शन उसको कहा जाता है। सूत्र के रूप में हम देखें, अवयव की मोल भिन्न है जिसको हम x से प्रदर्शित करते हैं, तो उस अवयव के मोल, जैसे विलेय के ज्ञात करना चाहते हैं तो विलेय के मोल, विलायक का ज्ञात करना चाहते हैं तो विलायक के मोल, बटे विलेय प्लस विलायक दोनों के कुल मोलों को हम जोड़ दें, तो इस तरह से हमारे को मोल भिन्न प्राप्त हो जाती है। सूत्र के रूप में देखें, जैसे A हमने विलायक ले लिया है तो XA अर्थात विलायक की मोल भिन्न हो गई है ये। तो विलायक की मोल भिन्न निकालने के लिए विलायक के मोल अर्थात Na बटे कुल मोल अर्थात विलायक और विलेय दोनों के मोलों को हम जोड़ दें, तो इस तरह से Na अपॉन Na प्लस NB इस सूत्र के द्वारा हम मोल भिन्न की गणना कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपको 3 खास चीजें देखने को मिलेगी। हमने भार आयतन मात्रक कर लिया है, भार भार मात्रक कर लिया है, इसके अलावा एक आयतन आयतन भी हो सकता है जिसको हमने इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया है। इसलिए हम अब 3 और प्रकार की सांद्रताओं को प्रदर्शित करने के तरीके देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है परसेंटेज या प्रतिशतता, जिसको हम पार्ट परसेंट बोल सकते हैं। PPC पार्ट परसेंट, सेंट का मतलब 100, अर्थात 100 में से कितना भाग है वही परसेंटेज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है PPM पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, अर्थात 10 लाख में कितना भाग विलेय का घुला हुआ है, तो PPM के रूप में। और एक तीसरा PPB पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन मतलब 1 अरब, अर्थात 1 अरब में कितनी मात्रा विलेय की घुली हुई है। तो PPC, PPM और PPB के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले PPC या परसेंटेज या प्रतिशतता इसको कहा जाता है, और प्रतिशतता हम 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिशतता में विलेय और विलायक दोनों चीज होती है। यदि विलेय और विलायक दोनों यदि ग्रामों में है तो भार भार प्रतिशतता है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर पहले। तो भार भार प्रतिशतता क्या है कि जब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा
विलयन अपना पूरा हो गया 100 ग्राम, उसमें विलेय कितना घुला हुआ है, उसी मात्रा को हम भार भार प्रतिशतता कहते हैं। और इसका सूत्र भी है, भार भार प्रतिशतता के लिए विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार, दोनों का हम लेते हैं, नीचे तो पूरा विलयन आ जाता है, गुणा 100 से गुणा करते ही प्रतिशतता हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का भार प्लस विलायक का भार, क्योंकि विलेय और विलायक मिलकर ही तो विलयन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से गुणा 100 करके हम प्रतिशतता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम इस प्रतिशतता को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल है जो 11 ग्राम आपको दिया हुआ है, उसे 500 मिली विलियन बनाया जाता है। उसको पानी में घोल दिया, पानी में घोलकर कुल विलियन हो गया हमारा 500 मिलीलीटर का। इस विलियन का घनत्व भी दिया हुआ है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करनी, यानी भार भार प्रतिशतता निकालनी है। तो भार भार प्रतिशतता निकालनी है तो सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान जो आपको दिया हुआ है 11 ग्राम, यह आपको पता है। दूसरा, भार भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है। अतः जो विलयन आपको दिया हुआ है, इस विलयन को भी आपको भार में लेना पड़ेगा। आपको यहां आयतन में लिखा दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, इसको भार में बदलना पड़ेगा। और भार में बदलने के लिए अर्थात ग्राम में प्राप्त करने के लिए आपके पास एक छोटा सा सूत्र है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन को घनत्व से गुणा करते ही हमारे को द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ आयतन दिया हुआ है और आपको यहाँ पर घनत्व भी दिया हुआ है, तो आयतन और घनत्व गुणा करके हम इस विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो 500 ml विलयन है और 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व इसका दिया हुआ है। तो यहां हम सोल्व करते हैं तो 550 ग्राम हमारे को द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। और अब हम सूत्र लगा लेते हैं भार भार प्रतिशतता का, जिसका सूत्र है विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार। विलेय का ग्राम में भार हमारे को दिया हुआ है 11, विलयन का ग्राम में भार हमने निकाल लिया है 550 और गुणा 100 कर देंगे। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे को प्राप्त हो जाता है 2% विलयन। तो इस तरह से हम भार भार प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ W/W अर्थात भार भार प्रतिशतता को ये इंडिकेट करता है। इसी प्रकार से प्रतिशतता का दूसरा तरीका है भार आयतन प्रतिशतता। इसमें विलेय तो भार में दिया हुआ होता है, लेकिन पूरा विलयन आयतन में होता है। तो इसकी परिभाषा भी वैसी होगी। अब पूरा विलयन आयतन में है तो आपको आयतन के हिसाब से लेना पड़ेगा कि 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय के घुले हुए ग्रामों की मात्रा को भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं और गुणा 100 कर ही देंगे सूत्र में। तो अब इसको भी हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। और 2% भार आयतन NaCl के 500 मिलीलीटर जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी, यानी सोडियम क्लोराइड की ग्राम में मात्रा हमारे को निकालनी है। भार आयतन प्रतिशतता ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है और पूरे विलयन का आयतन आपको 500 मिलीलीटर यहां पर दिया हुआ है। तो अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो सूत्र लगाएंगे अपन भार आयतन प्रतिशतता का, W/V अर्थात भार आयतन प्रतिशतता, जिसमें विलेय का तो ग्राम में भार है जबकि विलयन का आयतन लीटर में है और गुणा 100 हम लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर भार आयतन प्रतिशतता आपको ऑलरेडी दी हुई है 2%, तो आप ये मान रख देंगे। विलेय का ग्राम में भार आपको निकालना है, विलयन का आयतन मिलीलीटर में आपको 500 दिया हुआ है, गुणा 100 करना ही है। जब इसको सोल्व करते हैं 500 को इधर ले जाके गुणा कर देंगे, 100 बटे में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर हमारे को फाइनली वैल्यू प्राप्त हो जाती है 10 ग्राम। तो इस प्रकार से 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड हम घोल दें तो हमें 2% भार आयतन मात्रक प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसका तीसरा तरीका और है जिसमें हम आयतन आयतन प्रतिशतता की बात करते हैं। यहां पर आयतन आयतन प्रतिशतता में 100 मिलीलीटर विलयन अर्थात विलयन आयतन में लिया है, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा अर्थात दोनों को ही मिलीलीटर में लिया है यहां पर, तो उसे ही हम आयतन आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो सूत्र है आयतन आयतन प्रतिशतता अर्थात V/V परसेंटेज, विलेय का आयतन मिलीलीटर में और विलयन का आयतन भी मिलीलीटर में, और प्रतिशतता के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसको भी हम एक छोटे से न्यूमेरिकल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
हमारे सामने है कि 25 मिलीलीटर एथेनॉल को 75 मिलीलीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन में एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए। अब आप यहां ध्यान से देखिए, आपको एथेनॉल अर्थात विलेय 25 मिलीलीटर दिया हुआ है और 75 मिली जल अर्थात ये विलायक दिया हुआ है, विलयन नहीं है, विलायक है, जल दिया हुआ है स्पेशल। तो विलेय दिया हुआ है और विलायक दिया हुआ है, तो अब आप इसके सूत्र अप्लाई करेंगे, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में और विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब यहां देखिए अपोन में विलयन का आयतन है, जबकि आपको यहां विलायक और विलेय दिया हुआ है, तो बड़ा आसान है। विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको विलयन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि यहां मैंने अलग से लिखा है कि विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन विलयन का आयतन हो जाता है। तो यहां पर मान रख देते हैं, विलेय तो हो गया 25 ml, विलेय और विलायक दोनों को 25 प्लस 75 कर दिया है, तो कुल मिलाकर के हमारे को 100 प्राप्त होता है। गुणा 100 कर देते हैं प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए, तो हमारे को यहाँ पर विलयन 25% प्राप्त होता है। और ये जो 25% विलयन प्राप्त हुआ है, ये आयतन प्रतिशतता में हमारे को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से प्रतिशतता पूरी हो जाती है। प्रतिशतता के बाद हम बात करते हैं पीपीएम अर्थात पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात 10 लाख में विलेय का कितना भाग घुला हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जब परसेंटेज है तो फिर पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए पानी होता है, पानी में प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो जिसको हम परसेंटेज में ज्ञात करते हैं तो वो थोड़ा सा अनकन्वीनियंट रहता है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है। इसीलिए हमारे को छोटे मात्रक की जरूरत पड़ी पीपीएम की। इससे भी छोटा मात्रक होता है पीपीबी, जो हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएम, और ये पीपीएम भी 3 प्रकार से हम निकाल सकते हैं, भार भार, भार आयतन और आयतन आयतन। सबसे पहले हम बात करते हैं भार भार की। तो विलेय की ग्रामों में मात्रा जो 10⁻6 ग्राम विलियन में उपस्थित हो उसे पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। विलायक नहीं है, विलियन है। 10⁻6 ग्राम विलियन में उपस्थित हो उसे पार्ट्स पर मिलियन कहा गया है, अर्थात यहां दोनों को भार में लिया गया है। 10⁻6 में हम यहां पर निकाल रहे हैं, तो विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का ग्राम में भार और गुणा 10⁻6 अर्थात 10 लाख में कितना भाग उपस्थित है, तो ये भार भार पीपीएम हो गया है। इसी प्रकार से भार आयतन पीपीएम होता है। भार आयतन पीपीएम में 10⁻6 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा को भार आयतन पीपीएम कहते हैं, अर्थात यहां विलियन तो मिलीलीटर में आ गया है और विलेय ग्राम में आ गया है। ठीक वैसे के वैसे यहां पर भी सूत्र होगा कि भार आयतन पीपीएम विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में और गुणा 10⁻6। इसी प्रकार से तीसरा होता है आयतन आयतन, इसमें भी वही 10⁻6, दोनों आयतन में है यहां पर 10⁻6 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में मात्रा, दोनों ही मिलीलीटर में ली हमने यहां पर, उसे आयतन आयतन पीपीएम के नाम से जानते हैं। और इसके सूत्र में भी आयतन आयतन पीपीएम बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलियन का आयतन भी मिलीलीटर में और गुणा 10⁻6। इसके बाद है पीपीबी अर्थात पार्ट्स पर बिलियन, अर्थात 1 अरब में कितनी मात्रा विलेय की उपस्थित है, जो कि अत्यंत कम मात्रा में उपस्थिति के लिए हम उपयोग में लेते हैं। जैसे वायु में प्रदूषण की मात्रा हमारे को ज्ञात करनी हो तो बहुत कम मात्रा में होती है, हम पीपीबी में उसको ज्ञात करते हैं। तो पीपीबी भी हम भार भार के रूप में या भार आयतन के रूप में या आयतन आयतन के रूप में 3 प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले भार भार, दोनों ही भार में लेने, अर्थात विलेय की ग्रामों में मात्रा 10⁻9 ग्राम विलियन, विलायक नहीं है, विलियन में उपस्थित हो उसे पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं, अर्थात भार भार पीपीबी हो गया विलेय का ग्राम में भार बटे विलियन का भार ग्राम में गुणा 10⁻9। इसी प्रकार से भार भार के बाद में भार आयतन पीपीबी हम देखें तो इसमें वही 10⁻9 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय तो ग्राम में आ गया और आयतन आ गया विलियन का मिलीलीटर में, उसे भार आयतन पार्ट्स पर बिलियन अर्थात पीपीबी कहा जाता है। इसके सूत्र में भी भार आयतन पीपीबी होगा तो विलेय का भार ग्राम में और विलियन का आयतन मिलीलीटर में और गुणा 10⁻9 यहां पर लगा दिया जाता है। और तीसरा है आयतन आयतन, अर्थात
10⁹ मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं, पीपीबी कहा जाता है। अर्थात यहाँ विलेय और विलयन दोनों ही आयतन में लिए जाते हैं। तो सूत्र में भी विलेय का आयतन मिलीलीटर में और विलयन का आयतन मिलीलीटर में लेते हैं और गुणा 10⁹ लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम पीपीबी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं के मात्रकों को हम किस किस प्रकार से विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको चैप्टर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।